जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट में जो यूपी ईवीएस का सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो महामैराथन से क्वेश्चन अभी बाकी रह गए थे उससे आज पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 101वां क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो हुआ था मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज 1985 में किसने की थी? तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया था वो 1985 में जोसेफ फॉरमैन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो ओजोन परत को मुख्य रूप से जो नष्ट करती है उसको प्रभावित करती है वह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मीथेन गैस जिसका रासायनिक सूत्र है CH4 उसके उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो मीथेन गैस के उत्सर्जन के मुख्य स्रोत धान के खेत और पशुओं की जुगाली करने पर मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मीथेन गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस समझौते से आई? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते से सामने आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समतापमंडल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है। इसका ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 के सबसे अच्छे जैव सूचक कौन होते हैं? तो वायु प्रदूषण के जो सबसे अच्छे बायो इंडिकेटर होते हैं वह लाइकेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में विषैले प्रदूषकों जैसे DDT की जो सांद्रता बढ़ाना क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला में DDT की श्रृंखला बढ़ाना जैव आवर्धन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल का अत्यधिक बढ़ना क्या कहलाता है? तो जल में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल का अत्यधिक बढ़ना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा और आपको EVS में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कैच द रैन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो कैच द रैन जो अभियान है यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन जो 1971 में हुआ था किस देश में आयोजित हुआ था? तो रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि पेयजल में फ्लोराइड की कमी या अधिकता से कौन सी समस्या होती है? तो पेयजल में फ्लोराइड की कमी या अधिकता की वजह से फ्लोरोसिस
जो दांतों और हड्डियों की समस्या उत्पन्न होती है, जिसे दांतों और हड्डियों की समस्या कहा जाता है, ये फ्लोरोसिस हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए बॉट का पूर्ण रूप क्या है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए जो बॉट BOD है, इसका पूर्ण रूप है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि CP और CB के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि की समय सीमा कितनी होनी चाहिए। तो CP-CB में दिन के समय आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा 55 डेसिबल होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाली पदार्थों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IPCC का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि गिद्धों की संख्या कम होने का मुख्य कारण क्या था। तो गिद्धों की संख्या कम होने का मुख्य कारण था जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, जिसे डाइक्लोफिनेक, जो यही दवा दी जाती थी और गिद्ध इससे खाते थे और गिद्ध स्वयं मर जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर्यावरण में सफाई कर्मी किन्हें कहा जाता है। तो पर्यावरण में सफाई कर्मी चील और गिद्ध को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश रासायनिक धुंध है, जिसे फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाता है, का मुख्य घटक क्या है। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है, इसका मुख्य घटक ओजोन, पेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किगाली संशोधन जो 1916 में हुआ था, इसका संबंध किससे है। तो किगाली संशोधन का संबंध HFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। तो नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसे फुल फॉर्म को भी याद रख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आया था। तो जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण जो अधिनियम है, यह वर्ष 1974 में आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, जिसे NGT कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे हाथी परियोजना कहा जाता है की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 को स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी होता है? तो भारत का जो वन रिपोर्ट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISFR कहा जाता है, यह 2 वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अब परसेंटेज अगर इस समय परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम हो जाएगा इसका ऑप्शन परसेंटेज में। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादन वाला राज्य मिजोरम है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अभी भी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा भी है। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% क्षेत्र पर भूभाग पर वन होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड होते हैं। ये SST हो जो सेकंड पेपर का होता है या फिर EBS हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है 2022 के तहत अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी गई है? तो अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन है यह वर्ष 1972 में आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973-74 में मनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो एपिको आंदोलन के प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर और बाबा आमटे जुड़े हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो शांत वैली केरल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया जिसे जल पुरुष है इसके रूप में किसे जाना जाता है। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है इस नाम से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। अगला हमारा प्रश्न है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की आयरन लेडी किसे कहा जाता है। तो चिपको आंदोलन जो है आयरन लेडी गौरा देवी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का क्या नाम है। तो डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का नाम द फॉल्स ऑफ स्पैरो है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द फॉल्स ऑफ स्पैरो, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है द फॉल्स ऑफ स्पैरो पर डॉक्टर सलीम अली ने, जिन्हें बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजेंद्र सिंह को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और इसका पिरामिड जो बनता है वो सदैव सीधा बनता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अपराइट बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा जो उल्टा हो सकता है जलीय या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास जो है ये पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी बन सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकेतन की अवधारणा किसने दी थी। तो पारिस्थितिकी निकेतन की अवधारणा जोसेफ ग्रीनल ने दी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नीज नेस ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक पारिस्थितिकी की जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक ईपी ओडम को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे नए पैटर्न पर आधारित हैं और नए नए आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। इसी यूपी टेट के एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा ईवीएस में। अगला हमारा प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इकोटोन में प्रजातियों की संख्या मूल समुदायों से अधिक होना क्या कहलाता है। तो इकोटोन में मूल समुदायों से अधिक जो संख्या होती है वह एज इफेक्ट कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम
किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% नियम लिंडेमान ने 1942 में दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में मानव किस श्रेणी में आता है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आता है, जो सर्वाहारी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि घास, टिड्डा, मेंढक और सांप की श्रृंखला में सांप किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो घास, टिड्डा, मेंढक और सांप की श्रृंखला में सांप तृतीयक उपभोक्ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो जो पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें उत्पादक के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे जीव जो मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों को विघटित करते हैं क्या कहलाते हैं? वे अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य और प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत सौर विकिरण है, जो सूर्य का प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है एक परस्पर जुड़े हुए जटिल खाद्य जालों का समूह क्या कहलाता है? तो एक परस्पर जुड़े हुए जटिल खाद्य जालों का समूह खाद्य जाल कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले मुख्य जीवाणु कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करने वाले मुख्य जीवाणु होते हैं राइजोबियम और एजेटोबैक्टर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज 78% है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है, 21% होता है ऑक्सीजन। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अक्रिय गैस आर्गन है, जो 0.93% है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वह दीपावली को किस रूप में मनाती है? तो जो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति है ये दीपावली को सुख के पर्व के रूप में मनाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चांगपा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो चांगपा जनजाति मुख्य रूप से लद्दाख में पाई जाती है, वहाँ पश्मीना ऊन भी मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है? तो उत्तराखंड की जो जनजाति है भोटिया जनजाति है, ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी-बेरी रोग विटामिन बी थायमिन की वजह से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सी रोग होने की संभावना रहती है? तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हड्डियों का उपचार करने वाले
डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों का जो उपचार करते हैं उस डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है एनीमिया रोग को दूर करने के लिए आहार में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? तो एनीमिया रोग को दूर करने के लिए आहार में आयरन या लोहा होता है उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मसूड़ों से खून आना और घाव न भरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आना और घाव न भरना इसका लक्षण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिनों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिनों को याद करने की ट्रिक है WBC। वाटर में जब घुलनशील होता है तो बी एंड सी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। भैंस बी और सी, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। और ए डी के ई ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला हमारा प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील जो होते हैं ये ए डी और ई के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मलेरिया फैलाने वाले परजीवी को जो पैरासाइट कहा जाता है इंग्लिश में का क्या नाम है? कभी कभी ये पैरासाइट भी इंग्लिश में ही पूछ देता है। तो मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट प्लाज्मोडियम है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज होता है, मच्छर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो दूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग हैजा और टाइफाइड होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो रक्त में पाया जाने वाला मुख्य तत्व लोहा होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की सटीक मात्रा लगभग कितनी है? तो ऑक्सीजन की जो सटीक मात्रा है वायुमंडल में 20.93% लगभग 21% है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन, 0.9% आर्गन होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस आर्गन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे बड़ी अक्रिय गैस कौन सी है जो वायुमंडल में पाई जाती है? तो सबसे बड़ी अक्रिय गैस आर्गन है।
जो वायुमंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सीधे प्रभावित करने वाला मुख्य अजैविक कारक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सीधे प्रभावित करने वाला मुख्य अजैविक कारक सौर प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों की जड़ों को शोषण के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो पौधों की जड़ों को शोषण के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में CO2 की तुलना में 28 से 36 गुना अधिक प्रभावी है। तो जो मीथेन गैस है ये 28 से 36 गुना अधिक प्रभावी है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मीथेन गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है। तो मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेतों और पशुओं की जुगाली करने से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध किन घटकों से मिलकर बना है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध ओजोन, पेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और नए नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें आगे। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक है। तो वायुमंडल की जो समतापमंडल है जो 28 से 32 किलोमीटर की रेंज में आता है, इसमें ओजोन गैस की सांद्रता सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य रसायन जिसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो मुख्य कारक होते हैं जो CFC के नाम से जाना जाता है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्रिज और AC में शीतलक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिज और AC में फ्रियान नामक जो गैस होता है, शीतलक होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है। त्वचा कैंसर का मुख्य कारण पराबैंगनी किरणें हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी होती है। तो पराबैंगनी किरणों में सबसे हानिकारक जो होता है अल्ट्रावायलेट सी होता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एसिड रेन अम्लीय वर्षा के कारण कौन सी ऐतिहासिक इमारत पीली पड़ रही है। तो अम्लीय वर्षा जिसे एसिड रेन कहा जाता है, ताजमहल, इसकी वजह से इसका संगमरमर पीला पड़ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए लाइकेन किस गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो प्रदूषण को मापने के लिए जो लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति संवेदनशील होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाहनों में जो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है। तो वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग 1917 में किसने किया था।
तो पारिस्थितिकी निकेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1973 में किसने किया था? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली को मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो कार्य प्रणाली है इसको मापने की इकाई पारिस्थितिकी पदचाप है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वैश्विक हेक्टेयर किसका मापन करता है? तो वैश्विक हेक्टेयर जो होता है यह पारिस्थितिकी पदचाप का मापन करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता जिसे इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में किसने किया था? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जैव विविधता को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय E.O. विल्सन को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बकरी गाय मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे बकरी और गाय इन्हें शाकाहारी के रूप में देखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि शाकाहारी जीव जैसे टिड्डा खरगोश किस पोषण स्तर में आते हैं? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं ये द्वितीय पोषण में आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो स्तर है एक दूसरे में जाने पर क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर एक दूसरे में जाने पर ऊर्जा घटती है, केवल 10% ही पहुंचती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये ऊर्जा का 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है कि अपघटक जिसे डिकम्पोजर भी कहते हैं किसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि मृत अवशेषों को विघटित कर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में सफाई कर्मी के उदाहरण बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सफाई कर्मी गिद्ध और चील को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गिद्धों के किडनी फेल होने और उनकी मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा साल्ट है? तो गिद्धों की जो मृत्यु होती है या फिर उनकी किडनी फेल होती है वह डाइक्लोफेनिक जो पशुओं को इंजेक्शन लगाया जाता है इसके वजह से होता है। जो गिद्ध उनकी जो मांस को जब वो मर जाते हैं जीव तो उनकी मांस को जब खाते हैं उनको इंजेक्शन लगा रहता है डाइक्लोफेनिक वो उन जो रसायन होता है उनके शरीर में चला जाता है जिससे उनकी किडनी फेल हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तालाब या झील में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल का अत्यधिक बढ़ना क्या कहलाता है? तो तालाब या झील में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल का अत्यधिक बढ़ना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में विषैले प्रदूषकों जैसे DDT की सांद्रता बढ़ना क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला में विषैले प्रदूषकों जैसे DDT की सांद्रता बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इन सीटू संरक्षण का क्या मतलब है? तो इन सीटू संरक्षण का मतलब है जीव को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि संकटग्रस्त जीवों की सूची रेड डाटा बुक में कैसी प्रजातियों का विवरण होता है। तो जो संकटग्रस्त जीव होते हैं, जिस सूची होती है रेड डाटा बुक, इसमें विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता 0 डिग्री विषुवत रेखा पर पाया जाता है, इक्वेटर पर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता के नष्ट होने का प्राथमिक और सबसे मुख्य कारण क्या है। तो जैव विविधता के नष्ट होने का प्राथमिक और सबसे मुख्य कारण है कि प्राकृतिक आवास का विनाश। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या मूल समुदायों से अधिक होना क्या कहलाता है। तो कुछ प्रजातियों में मूल जो संख्या होती है, कुछ इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या मूल समुदायों की से अधिक होना एज इफेक्ट कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बायोमास का पिरामिड जो होता है उल्टा किस पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तो बायोमास का जो पिरामिड होता है उल्टा, यह जलीय या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैव विविधता का जो गामा सूचकांक होता है क्या दर्शाता है। तो जैव विविधता का जो गामा सूचकांक होता है वह पूरे भूभाग पर या संपूर्ण क्षेत्र की कुल विविधता को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह नीलगिरी है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिसे घोषित 1986 में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन भारत के पश्चिम बंगाल सुंदरबन में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि छाता विधान किस अधिनियम को कहा जाता है। तो छाता जो विधान है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी कहाँ है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेरी कहते हैं, यह नागपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे NGT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो बाघ टाइगर है वह बाघ परियोजना है भारत में कब शुरू हुआ था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था भारत में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में स्टार्ट हुआ था, 1992 में स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत
वन रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर आती है? तो भारत वन रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल पर आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन वाला राज्य मिजोरम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में स्थित है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक सघन वन है किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक सघन वन अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2022 है के तहत अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रियो +20 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो 20 सम्मेलन 2012 रियो के 20 वर्ष के बाद शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसीलिए इसे रियो 20 कहा नाम दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि रामसर समझौता 1971 का संबंध किस संरक्षण से है? तो रामसर जो समझौता है 1971 में हुआ था 2 फरवरी को, ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किगाली संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो किगाली संशोधन का मुख्य लक्ष्य HFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन को रोकना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में वन महोत्सव के जनक KM मुंशी माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वन महोत्सव प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिपकू आंदोलन की शुरुआत 1973 में किस जिले से शुरू हुई थी? तो जो चिपकू आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुआ था यह चमोली के उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एपिको आंदोलन 1983 में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो एपिको आंदोलन कर्नाटक के शिमोगा जिला से स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेधा पाटेकर और बाबा आमटे थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्लाई ऐश का जो प्रदूषण है इसका मुख्य कारण क्या है? तो फ्लाई ऐश का मुख्य जो प्रदूषण है इसका मुख्य कारण है थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित वाहन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए नहीं बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र बौद्ध स्तर कहाँ मिलता है? तो गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषक क्षेत्र कानपुर से प्रयागराज में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि
पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से शिशुओं में कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता से शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किस कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी कौन है? तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सलीम अली की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो सलीम अली की आत्मकथा का शीर्षक है द फॉल ऑफ स्पैरो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जल पुरुष जो जल पुरुष हैं राजेंद्र सिंह को किस वर्ष रैमन एक्सेस पुरस्कार मिला था? तो 2001 में रैमन एक्सेस पुरस्कार मिला था जल पुरुष राजेंद्र सिंह को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज जिसे पानी का नोबेल कहा जाता है किसे मिला? तो स्टॉकहोम नोबेल प्राइज जिसे पानी का नोबेल कहा जाता है इस राजेंद्र सिंह को मिला। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में जल संरक्षण की सबसे प्राचीन तकनीक क्या है? तो राजस्थान में जल प्रबंधन की सबसे प्राचीन तकनीकी बावड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लद्दाख की चांगपा जनजाति किस जानवर से पश्मीना ऊन प्राप्त करती है? तो लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है यह बकरियों से प्राप्त करती है पश्मीना ऊन, क्योंकि बकरियों का बाल बहुत पतला होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ऋतु प्रवास करने वाली प्रमुख जनजाति भोटिया है जो उत्तराखंड में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबू लामजाओ है जो मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो साइलेंट वैली है भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो कैच द रेन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो वर्षा जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।